साक्षात्कार कराते हैं विश्व की खबरों से। तो विश्व की किस प्रकार की खबरें हैं? आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हम इन बड़ी खबरों से आपके लिए सीधे जोड़ते हैं। वो किस प्रकार की है? तो खबर सूत्रों के हवाले से है, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो आखिरकार खबरें क्या कहलाती है? इस खबर के अंदर हमने 3 स्थानों का जिक्र किया है। तो वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो जैसा कि पहले तो देखा जाए कि बंगाल में किस तरह की क्या अपडेट आजकल चल रही है, तो उसको लेकर हम आपके लिए बात करेंगे इस टॉपिक पर। फिर दूसरी वही हम आपके लिए बताएंगे एक कुछ चंद शब्द हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड है, नोएडा से रिलेटेड है। तो वही तीसरा पॉइंट हमारा आता है जहां पर जो है राजस्थान में एक विश्वविद्यालय में परीक्षार्थियों को लेकर और परीक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर रहा। तो इन 3 खबरों का सिलसिला हम आपके लिए जोड़ते हैं और खबरों से जो है पूर्ण रूप से जो है आपके लिए जो है साक्षात्कार कराएंगे। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखते हैं कि खबरें क्या कहलाती हैं। तो हम पहली खबर से आपके लिए जो है रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। वो इस प्रकार से है, इसमें खबर संबंधित भी खबरें शामिल हैं, ध्यान देते रहें। बहरहाल मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अब वो इस तरह से है, शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, प्रत्या पर करे भारत, बोले यूनुस हिंदुओं पर हमले को लेकर कही ये बात। तो किस प्रकार की कौन सी क्या बात कही? तो खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर सूत्रों के हवाले से, तो सूत्र क्या कहलाते हैं वो भी हम आपके लिए बताने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। इस बीच अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुओं पर हमलों की बात सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने शेख हसीना पर सब कुछ बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूनुस ने यह भी कहा कि चुनाव सुधार के बाद ही बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने कई एशिया को दिए इंटरव्यू में कहा, चुनाव कराने से पहले हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही और न्यायपालिका में सुधार करने की जरूरत है। यूनुस ने एक बार फिर दोहराया कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में ट्रायल खत्म होने के बाद भारत को शेख हसीना का सिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और फैसला आ जाए, हम भारत के शेख हसीना के सिर का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत का उनका प्रतिपड़, तो प्रतिपड़ किस तरह से भारत का उनका प्रतिपड़ करने के लिए बाध्य है। किस तरह से है बाध्य? तो दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहे। हम आपके लिए जो है पूर्ण रूप से खबरों से जो है साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। खबरें सूत्रों के हवाले से है, हिंदुओं पर हमले की बात प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को उन्होंने प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार को चिंता जता रही है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो किस तरह से प्रोपेगेंडा है और ये हम पूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक आप जरूर बने रहें। इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो भारत आ गई थी। हसीना सरकार के जाने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भी बढ़ गए हैं। हाल में ही हिंदू धर्म विनिमय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद रिश्ते और भी बिगड़ गए। चिन्मय दास को देशद्रोह
के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चटगांव की कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी क्योंकि उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ था। उनके समर्थकों का दावा है कि उनके वकील की जान खतरे में है। हसीना सरकार में सब बर्बाद हो गया। यूनुस ने इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चुनावी सिस्टम, संविधान और नगर न्यायपालिका में सुधार के लिए सुधार में लिए गए कई आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि इन सुधार को लागू होने में अभी समय लगेगा क्योंकि हम नए सिरे से बांग्लादेश का निर्माण कर रहे हैं। यूनुस ने अपने चुनाव लड़ने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश में सब कुछ बर्बाद हो गया। उनकी सरकार में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूनुस ने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने दिखावटी चुनाव कराए और खुद को अपनी पार्टी को निर्विरोध विजेता घोषित किया। उन्होंने एक फसीवादी शासक के रूप में शासन किया। तो किस तरह से शासन किया, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो वही विश्व से ही रिलेटेड एक और जानकारी हमने आपसे पहले भी कहा था कि संबंधित खबरें भी इसमें शामिल है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस सरकार को अमेरिका की नसीहत, चिन्मय दास पर की ये टिप्पणी। तो अमेरिका को लेकर क्या नसीहत आई है तो उस पर भी आप ध्यान योग बातें हैं किस प्रकार से हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदुओं पर हमले बढ़े। पतन कहते हैं घटने के लिए। हाल में ही हिंदू संत चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर अमेरिका ने टिप्पणी की है और ब्रिटेन ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। किस तरह की एडवाइजरी जारी की है तो आप सभी खबर के अंत तक जरूर बने रहें। हम पूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका ने टिप्पणी की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार के संदर्भ में कहा कि सरकारों को कानून के शासन और अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किस तरह का सम्मान करना चाहिए तो उससे भी हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पटेल से पूछा कि ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डियर और प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर ब्रिटेन की संसद में चिंता जताई और 2000 से अधिक हिंसक घटनाओं का जिक्र किया है। पत्रकार ने कहा कि ब्रिटिश सांसदों ने अल्पसंख्यक समुदायों के सुरक्षा, कानून व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ तत्काल चर्चा की मांग की। क्या अमेरिका की ओर से कूटनीतिक तरीके से इस चिंता को दूर करने का कोई प्लान है? जवाब में वेदांत पटेल ने कहा कि हम हर उस सरकार के साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं जिसके साथ हमारा संबंध है। हम इस बात को लेकर स्पष्ट की मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता और बुनियादी मानव अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। सरकारों को कानून के शासन का सम्मान करने की जरूरत है, उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है। हम इन बातों पर हमेशा जोर देते रहेंगे। तो किस प्रकार का जोर देते रहेंगे? चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर क्या बोले अमेरिका प्रवक्ता? उनके इस जवाब के बाद पत्रकार ने सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कान से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बारे में भी पूछा और कहा कि बांग्लादेश में कोई भी वकील उनके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं क्योंकि उनके वकील को पीटा गया और अस्पताल में भेज दिया गया। जवाब में पटेल ने कहा, मेरे पास उस मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि हिरासत में लिए गए लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनके साथ बुनियादी मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।
ब्रिटेन ने बांग्लादेश में यात्रा को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। किस तरह की एडवाइजरी रही? यूनाइटेड किंगडम सरकार ने आतंकवाद के खतरों, राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यक समुदायों पर हाल के हमले के कारण बांग्लादेश के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है। एडवाइजरी के में कहा गया आतंकवादी हमले हो सकते हैं जिसमें विदेशी नागरिकों वाली जगह जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक इमारतों और राजनीतिक रैलियां शामिल हैं। कुछ समूहों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जिनके बारे में उनका मानना है कि उनके विचार और जीवन शैली इस्लाम के विपरीत हैं। एडवाइजरी में कहा गया अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के खिलाफ कुछ हमले हुए हैं और पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। उनमें प्रमुख शहरों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी हमले शामिल हैं। बांग्लादेशी अधिकारी योजनाबद्ध हमलों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? तो वही जो है उत्तर प्रदेश से भी किसने क्या कहा है, तो आइए हम जानते हैं। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो बांग्लादेशी हिंदुओं के पास जाएं। राहुल गांधी के संबल दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का तंज। किस तरह से तंज रहा? पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने के लिए हिंसा प्रभावित संबल जाना चाहते हैं। अगर राहुल को दुख दर्द जानना है ही तो अल्पसंख्यक हिंदुओं का जाने और बांग्लादेश जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के संबल हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। मजबूरन राहुल को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। प्रियंका गांधी भी संबल नहीं जा पाई। ऐसे में दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल पर तंज कसा। तो तंज किस तरह से कसा आप जान ही रहे हैं और जान पा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने के लिए हिंसा प्रभावित संबल जाना चाहते हैं। अगर राहुल को दुख दर्द जानना ही है तो अल्पसंख्यक हिंदुओं का जाने और बांग्लादेश जाएं। प्रमोद कृष्णन ने आरोप लगाया कि संबल की शांत हो चुकी हिंसा में राहुल गांधी अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहां पर जाना चाहते हैं। राहुल को इतना ही पीड़ितों से मिलने का शौक है और अगर किसी का दुख दर्द जानना चाहते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के पास जाना चाहिए, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बकौल प्रमोद कृष्णन, संबल की हिंसा में पुलिस प्रशासन ने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया है। संबल में अब पूरी तरह से शांति है। प्रशासन ने जिस तरह से वहां काम किया वो काफी सराहनीय है। राहुल गांधी को चाहिए कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश की संसद में आवाज उठाएं और अल्पसंख्यक हिंदुओं का दुख दर्द जानने के लिए बांग्लादेश भी जाएं। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन दिल्ली के नखलऊ की ओर जाते समय हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर मीडिया से रूबरू हुए। वहीं राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। जब प्रमोद कृष्णन से राहुल के संबल दौरे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। तो भाई एक न्यूज और भी है, तो किस तरह की न्यूज है उसमें कहा गया हम कृष्ण भक्त पीड़ित हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा हो। लोकसभा में बोली हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा? मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे धर्म का मुद्दा है। हम ऐसे चुप नहीं बैठे सकते। हेमा मालिनी ने कहा कि इस काम में भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण हमारे मन में है और मथुरा से सांसद बांग्लादेश में कृष्ण भगवान के भजन को रोका जा रहा है। हम कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। इस काम के चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये धर्म का अपमान है, हम चुप नहीं बैठ सकते। ये विदेश नीति से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि धर्म का मामला है। ये हमारी भक्ति और कृष्ण से जुड़ा हुआ मामला है।
बांग्लादेश से आग्रह है कि वो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी से हालात और खराब हो गए हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में बयान दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे धर्म का मुद्दा है। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा, मैं मथुरा से सांसद हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है मैं उससे दुखी हूँ। वहाँ हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को खतरा है। चरमपंथियों से हिंदुओं को खतरा है। इस्कान के ऊपर हमले हो रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा, किस तरह की हिंसा भड़की, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से खबर क्या कहलाती है तो बने रहें। बांग्लादेश के चटगांव इस्कान पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उस पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसमें 50 हिंदू घायल हो गए थे। चिन्मय केसर दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की। हालांकि इन शांतिपूर्ण सभाओं पर चरमपंथी समूह ने हमले किए। इस्लामिक समूह ने चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमला किया। कौन है चिन्मय दास? चिन्मय केसर दास ब्रह्मचारी बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और इस्कान चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। उन्हें लोग चिन्मय प्रभु नाम से भी जानते हैं। वे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते हैं। ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कान के 77 से ज्यादा मंदिर और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अगस्त में बांग्लादेश की तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने भारत में शरण ली। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव गहराता ही जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां माइनॉरिटी खासकर हिंदू निशाने पर है। कुछ दिनों पहले बड़ा एक्शन लेते हुए वहीं की सरकार ने इस्कान से जुड़े चिन्मय केसर दास समेत कई धार्मिक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से भारत में भी गुस्सा बढ़ चुका है। लोग बांग्लादेशी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वहां यूएन शांति सेना भेजने की मांग कर डाली। क्या है सीएम ममता का तर्क? ममता का कहना कि बांग्लादेश से जब भी कोई नाव भारतीय सीमा में पहुंचती है तो हम उनके साथ नरमी बरतते हैं। यहाँ तक कि कई और मामलों में रियायत देते हैं। वहीं सरकार बदलने पर अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही। पीएम को खुद इस मामले को यूनाइटेड नेशंस मंच पर रखते हुए वहां पीस कीपिंग क्या होना चाहिए, तो पीस कीपिंग क्या है, तो इसका ब्यौरा अगर आगे मिलता है तो हम समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। जो है इसमें भी क्या दे रहे हैं और भी जो भी इससे जुड़ी जानकारी तो इससे हम बताने का प्रयास करेंगे। किन हालत में इंग्लैंड से कौन क्या कह रहा है? किन हालात में किसी देश में तैनात होती है यूएन की शांति सेना बांग्लादेश में जिसे भेजने की ममता बनर्जी ने मांग की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग की। उनका कहना कि वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत को दखल देना चाहिए और अपनी बात यूएन तक पहुंचानी चाहिए। ममता की चिंता तो जायज है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूं ही किसी देश
में नहीं पहुंच जाती। फोर्स भेजने की बात करनी चाहिए। ममता अब तक बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर बोलने से बचती रही थी कि ये दूसरे देश का मामला है। अब पहली बार वे खुलकर बोल रही हैं, लेकिन उनकी मांग में तकनीकी कमी है। पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती यूं ही नहीं होती, बल्कि इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है। किस तरह से प्रोटोकॉल है? अभी हमने आपसे कहा कि इसके पीस कीपिंग के बारे में बताएंगे, तो प्रोटोकॉल होता है, तो इसके लिए कुछ लक्ष्य मायने रखते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो क्या शांति सेना युद्ध भी लड़ती है? नहीं, पीस कीपिंग के लिए अलग अलग देशों पे काम करते हैं। सैनिक अपने देश में असल सैनिक होते हैं, लेकिन शांति सेना का हिस्सा होने के बाद वे लड़ाई में शामिल नहीं होते। उनका काम निष्पक्ष रहते हुए शांति के लिए काम करना है। हालांकि अगर उन पर या नागरिकों पर हमला हो तो उसे रोकने के लिए वे पूरी तरह तैयार रहते हैं। जैसे 60 से दशक में यूएन की शांति सेना ने कांगो में बेद्रोही गुटों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इसी तरह 90 में रवांडा नरसंहार के दौरान शांति सेना ने युद्ध लड़ा था। ममता बनर्जी की मांग में क्या पेश था? ममता का कहना कि भारत को यूएन से दरख्वास्त करना चाहिए कि वे बांग्लादेश में शांति सेना भेजें। इस बात में तकनीकी कमी की पीस कीपिंग फोर्स वैसे तो हर अस्त्र देश में रहती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकती। इसके लिए उसे होस्ट देश की इजाजत लेनी पड़ती है। तो क्या है शांति सेना, कैसे करती है काम? जब भी सदस्यों देश में आपसी अंदरूनी तनाव होता है, संयुक्त राष्ट्र वहां अपनी शांति सेना भेजता है। इस सेना की नींव साल 1948 में डाली थी, जिसका मकसद इजराइल और अरब देशों में शांति लाना था। बाद के समय में इसका दायरा बढ़ता चला गया। फिलहाल इसमें 120 से ज्यादा देशों के सैनिक तैनात हैं, जिनमें भारतीय लोग भी हैं। कुछ समय पहले ही जब इजराइल और हिजबुल्लाह में लड़ाई चल रही थी, जब लेबनान पर इजरायली हमलों के दौरान भारतीय सैनिकों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई गई थी, तो क्या बांग्लादेश में तैनाती असंभव हो? नहीं, शांति सेना वहां भी जा सकती है, लेकिन तभी जब संघर्ष में शामिल दोनों पार्टियां इसकी रजामंदी दें। भारत बांग्लादेश मामले में दोनों देशों के सरकारों की मंजूरी चाहिए। अगर एक देश की सहमति के बगैर सेना चली जाए तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो सकता है। कई बार देश पीस कीपिंग फोर्स को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं भी देते हैं। सीरिया में सिविल वार के दौरान यूएन चाहकर भी अपनी सेना वहां नहीं भेज सका, क्योंकि सीरियाई सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। स्वीडन की सरकार ने साल 2019 में यूएन से फोर्स को वापस हटाने को कह दिया था, क्योंकि उसे लगा रहा था कि इससे उसके देश की संप्रभुता को खतरा है। शांति सेना पर भी रह चुका है विवाद। किस तरह का चाहिए होती है? जब शांति सेना को किसी देश में भेजा जाता है तो मेजबान और संयुक्त राष्ट्र के बीच स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट होता है। इसमें शांति सैनिकों की कानूनी स्थिति, उनकी जिम्मेदारी और उन्हें कितनी छूट रहेगी, ये सब तय होता है। अगर किसी भी समय मेजबान देश को लगे कि शांति सेना उनके देश में हस्तक्षेप कर रही है, तो यूएन को फोर्स वापस बुलानी पड़ती है। ताजा मामले में केवल बांग्लादेश के चाहने पर ही सेना उनके यहाँ जा सकेगी, न कि पड़ोसी देशों के दखल पर। इसमें एक बात ये भी है कि किसी देश के घरेलू मामलों में सेना तब दखल नहीं देती जब तक कि देश भराकर गिरने की कगार पर न पहुंच चुका हो। कांगो में तैनात शांति सैनिकों पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप तक लग चुके हैं। कई सैनिकों ने वहां की महिलाओं और बच्चों का शोषण किया। हल्ला मचने पर खुद यूएन ने माना कि कुछ शांति सैनिकों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया।
यूएन की शांति सेना पर कई बार ऐसे आरोप लगते रहे कि वो अमेरिका या यूएन सुरक्षा परिषद के बाकी देशों के लिए जासूसी करते हैं। कई बार इस पर राजनीति हस्तक्षेप के आरोप भी लगे। साल 2000 में इजराइल ने यूनिफिल के बारे में दावा किया था कि उसके सैनिक हिजबुल्लाह के लिए जासूसी कर रहे हैं, इजराइल आर्मी के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। साल 2004 में हैती में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर जासूसी के आरोप लग चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र वैसे इनका खंडन करता रहा, लेकिन इन दावों ने उसकी खास साख पर सवाल उठा ही दिए। तो किस तरह के सवाल उठा दिए हम आपके लिए जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो वही हम आपके लिए और कुछ भी बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम विरोधी बांग्लादेश के नेता नाहिद इस्लाम के भारत के खिलाफ उगला जहर। किस तरह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम लगातार भारत पर निशाना साधते रहे हैं। बांग्लादेश में फैली अशांति और हिंसा को उनकी सरकार रोकने में विफल रही है। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति के लिए वो भारत पर दोषारोपण कर रहे हैं। बांग्लादेश में फैली अस्वस्थता के बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत पर लगातार आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के 3 महीने हो चुके और यूनुस सरकार बांग्लादेश को स्थिर करने में विफल रही। अपनी इस विफलता को छिपाने के लिए बांग्लादेशी सरकार भारत का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत बांग्लादेश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके उनकी आंतरिक राजनीति को अस्थिर करने के प्रयास में है। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं, जिसके कारण अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ और उन्हें भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। एक्स पर एक पोस्ट में नाहिद ने कहा कि बांग्लादेश विरोधी और मुस्लिम विरोधी बयानों को बढ़ावा देना हुआ। बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध में हमारे हितधारक हैं। नाहिद ने अपने ट्वीट में दावा किया कि बांग्लादेश में विरोध के दौरान कोलकाता और दिल्ली के छात्र उनके साथ एकजुटता से खड़े हुए और शेख हसीना के अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत की हिंदुत्ववादी ताकतें ऐसे लोकतांत्रिक संबंध और सद्भाव नहीं चाहती। तो किस तरह की नहीं चाहती, हम आपके लिए उससे भी अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यक उत्पीड़न के नैरेटिव का इस्तेमाल छात्र आंदोलन के दौरान और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें आती रही हैं। हाल में ही बांग्लादेश के हिंदू पुजारी चिन्मय केसर दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन खबरों को लेकर नाहिद का कहना है कि अल्पसंख्यक के उत्पीड़न के नैरेटिव का इस्तेमाल कर भारत फासीवाद आवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक और राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया को रोकने का काम कर रहा है। नाहिद इस्लाम ने अपने लंबे ट्वीट में आगे लिखा, शुरू से ही हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश को आवामी लीग के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और समानता, निष्पक्षता और आपसी सम्मान के आधार पर एक नया रिश्ता कायम करना चाहिए। आवामी लीग के कार्यक्रम के दौरान ही अल्पसंख्यक को सबसे अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, फिर भी भारत ने आवामी लीग की बिना शर्त समर्थन किया। भारत अपने अल्पसंख्यक अंततः भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करेगा। उन्होंने लिखा कि भारत का सत्तारूढ़ वर्ग विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेशी विरोधी बयानबाजी में लगा बिना शर्त समर्थन किया। भारत अपने अल्पसंख्यक के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहा, लेकिन उसने एक ऐसी पार्टी को आश्रय दिया जिसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक को सताया। नाहिद ने आगे लिखा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी स्थिरता और अखंडता बांग्लादेश की स्थिरता और अखंडता के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, भाजपा बांग्लादेश को भारत का घरेलू राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सभी अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, भारत की
इस प्रक्रिया को नाहिद इस्लाम ने अनुचित हस्तक्षेप बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि इस तरह के बयान अनुचित हस्तक्षेप हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत माहौल और बिगाड़ना चाहता है। भारत को अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत को जिम्मेदारी से काम करने और आवामी लीग के झूठे प्रोपेगेंडा पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। ऐसा हुआ तो ये भारत की घरेलू राजनीति के लिए नुकसानदेह होगा। बांग्लादेश विरोधी और मुस्लिम विरोधी राजनीति भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं होगी और न ही इसकी एकता में योगदान देगी। इसलिए हम भारत से बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा को बंद करने और सद्भाव और लोकतंत्र के प्रति सम्मान बनाए रखने का आह्वान करते हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत के बयान से भी भड़के थे नाहिद इस्लाम। पिछले महीने जब बांग्लादेश में चिन्मय केशव दास की गिरफ्तारी हुई थी तब भारत ने चिंता जताई थी। भारत ने बांग्लादेश से मांग की थी कि बांग्लादेश में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत की इस प्रतिक्रिया को नाहिद इस्लाम ने अनुचित हस्तक्षेप बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि इस तरह के बयान अनुचित हस्तक्षेप हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत माहौल और बिगाड़ना चाहता है। भारत को अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को उनकी सुरक्षा राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए होनी बड़ी। तो किस तरह से जो है क्षमा चाहेंगे। राजस्थान की दूसरी खबर है तो ये पी चिदम्बर की खबर और अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर जो बात सामने निकल कर आई तो उससे जो है हम आपके लिए अवगत कराने का जो है प्रयास करेंगे। तो किस तरह से है तो वहीं हम आपके लिए बता दें। जब बात राजस्थान की आती है तो राजस्थान को लेकर जो है हम बात कर लेते हैं। इसी खबर के अंदर खबर जरा बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिक्र इसी में किए देते हैं। एजुकेशन न्यूज है तो किस तरह की एजुकेशन न्यूज है। राजस्थान में लाखों अभ्यर्थियों ने जोड़ा गवर्नमेंट जॉब का ये एग्जाम। जानिए क्या है वजह। ये हाल तब है जब इस बार छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए 27 जिलों में परीक्षा आयोजित कराने वाला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 33 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। कुल 17,63,897 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 10,52,566 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने आए। बाकी 71,13,71 अनुपस्थित रहे। वैकेंसी 59,34 पोस्ट के लिए खाली थी। तो राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षार्थियों में परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति बढ़ती ही जा रही है। इससे परीक्षा कराने वाली संस्थाएं चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो या फिर राजस्थान लोकसेवा आयोग, सभी की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पशु परिचय एनिमल अटेंडेंट्स एग्जाम परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। 3 दिनों तक 2 पारियों में चलने वाली इस परीक्षा में 7,11,331 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जो पूरी परीक्षा का 40% रहा है। 6 पारियों में हुई परीक्षा में अधिकतम उपस्थित पहले दिन 64% रही। यह आखिरी दिन अंतिम पारी में उपस्थिति मात्र 51% पर ही रह गई। इस परीक्षा में कुल उपस्थिति 59.67% उपस्थिति रही। ये हाल तब है जब इस बार छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए 27 जिलों में परीक्षा आयोजित कराने वाला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 33 जिलों में परीक्षाएं इतनी जिलों में और फिर उसके बाद 33 जिलों में तो एजुकेशन रिलेटेड राजस्थान में लाखों अभ्यर्थियों ने छोड़ा गवर्नमेंट का जॉब। तो क्यों छोड़ा ये तो हमने आपके लिए अवगत कराई दिया, और बहरहाल फिर भी और हम बताने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट जॉब का ये एग्जाम जानिए क्या है वजह।
ये हाल है, तब इस बार छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए 27 जिलों में परीक्षा आयोजित कराने वाला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 33 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की। कुल 17,63,897 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 10,52,566 परीक्षार्थी परीक्षा देने आए। बाकी 71,13,31 अनुपस्थित रहा। वैकेंसी 934 पोस्ट के लिए खाली रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 33 जिलों की परीक्षा आयोजित की थी। कुल 17,63,897 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 10,52,566 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने आए। बाकी 71,13,31 अनुपस्थित रहे। बता दें कि वैकेंसी 964 की पोस्ट खाली पड़ी रही। क्या रही अनुपस्थिति की वजह? कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में वन स्टेट पर वन रजिस्ट्रेशन के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराकर लाइफ टाइम तक एग्जाम के फॉर्म भरने के नियम बना दिए, जिसकी वजह से जो परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं होते हैं वो फॉर्म भर देते हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं तो परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा का इंतजाम करता है, लेकिन संख्या कम होने से सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग की इंतजाम करता है, उसका भी नुकसान होता है। फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा में उपस्थित नहीं रहने की वजह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों ही परीक्षा कराने वाली संस्थाओं ने राजस्थान सरकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नियम को खत्म करने के लिए लिखा भी है। तो किस तरह से लिखा है, तो वही हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। हमने आपके लिए 3 खबरों को बोला था, तो जिसमें एक खबर और भी रह गई, तो वो खबर नोएडा से संबंधित है। तो जो है वो किस तरह से है, किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो बैठक 6 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच की योजना के मद्देनजर हुई है। सरकार किसानों की मांगों और आंदोलन से निपटने की रणनीति पर चर्चा कर रही है। तो ये बैठक किसान आंदोलन के संभावित प्रभाव और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रही है। तो ये थी वो खबर और जो पॉइंट। तो आगे हमने आपके लिए पूर्ण रूप से जो है खबर को समझाने का या बताने का प्रयत्न करा, और तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए तीनों पॉइंटों यानी तीनों खबरों को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत हुई होगी। तो खबर किस तरह की थी और खबर अगर उपयोगी व अच्छी लगी हो और आप सभी खबर से सहमत हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। तो उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मेरा मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, बताने का या दिखाने का, तो लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।